Hey everyone, welcome to my channel. I'm Uzma and this is an introduction video of synthesis of sentences. This chapter is very important with the exam point of view. You need not to skip this chapter just because this chapter is very lengthy. Okay, never ever think like that because this chapter contains 4 marks. Okay, और 4 marks बहुत होते हैं आपके परसेंटेज को हाई करने के लिए. So don't skip the chapter. Okay. बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट विद यू ऑल that will motivate you to study more and more, I hope. Okay, let's see the quote. And the quote is, intelligence without ambition is a bird without wings. अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है बट उसकी कोई एम्बिशन नहीं है, एम्बिशन मीन्स गोल, अगर उसका कोई गोल नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जस्ट लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स. जैसे कोई बर्ड होती है ना विदाउट विंग्स, परों के बिना. तो अगर कोई बर्ड है उसके पर नहीं है तो क्या वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती है? बिल्कुल नहीं. सिमिलरली आपका इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं है. यू जस्ट नीड टू हैव एन एम्बिशन इन योर माइंड दैट यू हैव टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट. अपने माइंड में एक टारगेट, एक गोल बनाइए कि मुझे वो अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, या वो कुछ भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज रख लो आप कि अभी मैं क्लास 12th में हूँ, आई नीड टू गेट 98 पॉइंट समथिंग. ओके, 99 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, बट एज एन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि अपने माइंड में एक एम्बिशन रखो दैट आई हैव टू अचीव दैट टारगेट. क्योंकि इंटेलिजेंट सब होते हैं. ओके, अपनी क्लास के हम लास्ट बेंचर्स के बारे में सोचो जो लास्ट मोमेंट से पढ़ के 33.33% ले आते हैं, है ना, और पास हो जाते हैं. हाउ बिकॉज दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट. एक दिन पहले पढ़कर ही अच्छे नंबर ले आ रहे हैं ना, है ना. तो उनसे थोड़ा जेलस फील करो. वाई डू दे गेट, वाई, हाउ कैन दे गेट पास एग्जामिनेशन? बिकॉज इसमें, लेकिन और इसमें ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. तो हमें लास्ट बेंचर्स वाले मार्क्स नहीं लाने हैं. दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट. अगर वो अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करेंगे दे कैन ऑल्सो अचीव 98%, 99%, इवन की 100%. लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंसी को एट द राइट टाइम यूज़ नहीं करते हैं. सो यू जस्ट नीड टू यूज़ योर इंटेलिजेंसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. कि अभी हमारी क्लास 12 स्टार्ट हुई है और हमें अभी से अपनी प्लानिंग लेकर चलना है दैट वी हैव टू अचीव 99-98% दिस ईयर. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द चैप्टर. चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस? देखिए, सिंथेसिस का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को ऐड करना, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू पार्ट्स और अदर पार्ट्स, किन्हीं पार्ट्स को ऐड करना ही सिंथेसाइज होता है. ओके, तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस क्या है? टू मेक वन सेंटेंस बाय एडिंग टू और मोर सेंटेंसेस. दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को ऐड करके वन सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है. Okay, now let's move to the types of synthesis of sentences. The first one is simple sentence, the second is complex, and the third one is compound sentences. So what is the meaning of simple sentences? देखिए हमारा जो फर्स्ट टाइप है, स्टार्ट कर रहे हैं. These are the sentences which have one finite verb. सिंपल सेंटेंसेस जब भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, you just need to see कि उसमें one finite verb होती है. Okay, what is the meaning of finite verb? Finite verb is nothing but the verb which can change according to the subject and tense. ऐसी जितनी भी verbs हैं जो subject और tense के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उनको हम finite verb बोलते हैं. Let's take an example. She is a good girl. यहाँ पर देखिए is एक verb है, right? She is a good girl, but if I change the subject, यहाँ पर जो she है subject अगर मैं चेंज कर दूँ, मान लीजिए I में चेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ पे जो is है ये एम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. आई एम अ गुड गर्ल हो जाएगा, राइट. सिमिलरली इफ आई से शी इज़ अ गुड गर्ल, मैं अगर यहाँ पर टेंस चेंज कर दूँ, मैं अगर यहाँ पर पास्ट टेंस लाऊँ तो ये हो जाएगा शी वॉज अ गुड गर्ल, तभी भी इज़ चेंज हो जाएगा. तो यानी ये एक फाइनाइट वर्ब है. सिंपल सेंटेंसेज में हमेशा एक फाइनाइट वर्ब होती है. आई होप आपको सिंपल सेंटेंस क्या होता है ये समझ आ गया है. चलिए अब इसके ना अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस. यानी सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के भी ना कुछ मेथड्स हैं. बस यही वाला थोड़ा लेंदी है, बाकी तो स्मॉल ही हैं, वो समझ आ जाएंगे बहुत इजीली. ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है उनमें, बस कंसेप्ट समझना होता है आपको, ये भी बड़ा नहीं है. देखिए, मेथड्स ऑफ मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज़ यूजिंग पार्टिसिपल, यूजिंग इन्फिनेटिव्स. देन इसके अलावा आ जाता है यूजिंग प्रपोजिशन, यूजिंग एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, nominative, absolute construction.
दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस। ओके, इनको याद रखने का तरीका मैंने अपने टाइम पे ये किया था, लाइक PIPAAN पीपान, ये एक मैंने न्यूमोनिक बनाया था। फर्स्ट है पार्टिसिपल्स, P4, यहाँ पे देखिए P4 पार्टिसिपल्स, इन्फिनिटिव्स, प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सम ऑफ द मेथड्स हैं। देखिए नेट वगैरह में काम आएगा, वैसे बस फिलहाल याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। क्लास 11th और 12th में तो आपको बस पता होना चाहिए कि दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस। ओके, अभी इनको डिटेल में मैं कराऊंगी, बट उससे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वी हैव टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाता है, आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो सिंपल सेंटेंस आप समझ गए, देयर इज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें आप देख सकते हो देयर इज़ अ प्रिंसिपल, मेन, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड a subordinate and dependent clause in such sentences. It means इन sentences में एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, और क्योंकि वो किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर। सिमिलरली सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन्स मोर देन वन क्लॉज। ये भी मैंने बताया आपको कि इसके अंदर एक प्रिंसिपल और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, यानी कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इनमें एक से ज़्यादा क्लॉजेस पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द क्लॉज? क्लॉज इज़ नथिंग बट इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखो ये ना, क्लॉज एक छोटा पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब, लेकिन वो सेंटेंस का ना पूरे तरीके से हम उसको एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं मान सकते। ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो एक प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हियर यू कैन सी वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। देखिए अब यहाँ पर 2 सेंटेंसेज हैं। नंबर फर्स्ट इज़ वर्क हार्ड, नंबर 2 अदरवाइज यू विल फेल, है ना। तो वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे। दोनों की दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन आप मेहनत करो। हम ये इजीली अकेले में भी बोल सकते हैं, तो ये इसके ऊपर लास्ट वाली लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करा, तो ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज। अदरवाइज़ यू विल फेल, अदरवाइज़ तुम फेल हो जाओगे, तो सिंपल दिख रहा है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, या हम इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है, ये समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप एंड द लास्ट टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, एंड दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। चलिए पढ़ लेते हैं क्या होता है। देयर आर 2 और मोर देन 2 प्रिंसिपल क्लॉजेज इन दीज सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में 2 या 2 से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉजेज हो सकते हैं। देखो प्रिंसिपल क्लॉजेज, वहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ था कि 1 से ज़्यादा क्लॉज हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल क्लॉज भी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, ठीक है। एंड बोथ द क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट, और दोनों के दोनों जो क्लॉजेज हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। हमें पता है जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जॉइंड बाय कॉमा, उनको एक कॉमा के द्वारा ज्वाइन किया जाता है, एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सम ऑफ द टाइम्स वो कंजंक्शन के द्वारा भी ऐड किए जा सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बात करें, कंपाउंड सेंटेंसेस हैज़ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज़ टू बिग, दिस हाउस इज़ टू बिग एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। अब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। दिस हाउस इज़ टू बिग, ये घर बहुत बड़ा है, एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल, और वो घर बहुत छोटा है। हमें इन दोनों का एक दूसरे से तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो ये अपना अलग से मीनिंग क्लियर कर रहा है, ये अपना क्लॉज अलग से मीनिंग क्लियर कर रहा है, ठीक है। बोथ द क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट, और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो क्लॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ गई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और होमवर्क में आप ये नोट कीजिए दैट यू हैव टू राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच सेंटेंस, लाइक सिंपल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देना है, कॉम्प्लेक्स का और एक कंपाउंड का, कि अगर आपको सच में ये समझ आ गया होगा ना, यू विल बी एबल टू राइट द एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, अगली वीडियो में मैं एक इसी चैप्टर की ना एक्सरसाइज है जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस की वो करेंगे, मतलब इसका फर्स्ट टाइप जिसमें लिखा हुआ ना यूजिंग पार्टिसिपल्स, हम सेंटेंसेस को कैसे ऐड करते हैं, इसकी पूरी एक्सरसाइज आपकी बुक में गिवन है। मैं वो ज़रूर से सॉल्व कराऊंगी, आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। हाफ मैं सॉल्व करूँगी, हाफ आपको होमवर्क के लिए दे दूँगी। बट उससे पहले आपने करना सिर्फ इतना है कि आप ये जो पेज है ना, देखो 1 2 3 पेजेस हैं ओनली, इन 3 पेजेस को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ये समझ लो आप नोट्स बना रहे हो, और नोट्स अच्छे ढंग से बन जाने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े किसी भी एक चीज़ को समझने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करना मत भूलना, लिख देना कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी नहीं लगी, कोई कमी दिखाई दे रही है तो भी आप ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।